यस चलो स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टॉपिक। ओके, रिडम्पशन का मीनिंग क्या है? रिडम्पशन में रीपेमेंट। ओके, तो फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था रिडम्पशन की जगह पे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखा था, करेक्ट। सो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही है पब्लिक को एंड पैसे ले रही है। ओके, सो कंपनी के एंगल से सोचना है हमें, क्यों? क्योंकि हम कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग करने वाले हैं। सो इशू ऑफ शेयर्स के केस में क्या होता है? कंपनी को पैसे मिलते हैं एंड कंपनी इशूज द शेयर्स टू द पब्लिक, टू द शेयर होल्डर्स। रिडम्पशन के केस में एग्जैक्टली उल्टा होने वाला है। क्या होने वाला है? कंपनी विल मेक द पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो रिडम्पशन का मीनिंग क्या है? रीपेमेंट ऑफ कैश। इसमें आपको ये सारे पॉइंट सीखने हैं। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन, दैट इज रीपेमेंट, एंड द पर्पज ऑफ इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट इज द पर्पज। देन लर्न वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड देयर रिडम्पशन। सो आपको लॉ सब्जेक्ट में है क्या ये प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन या नहीं है फाउंडेशन लेवल पे? यस, आंसर दो। सीए फाउंडेशन लॉ में है क्या रिडम्पशन? नहीं है। ओके, तो हमें अकाउंट्स में ही सीखना पड़ेगा। देन लर्न वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड देयर रिडम्पशन। familiarize yourself with various methods of redemption of fully paid up preferences. So रीपेमेंट करने के 3 मेथड्स है। देखो, एक तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। आपको रीपेमेंट करने के लिए बहुत पैसे लगने वाले हैं, करोड़ों में अमाउंट्स इमेजिन करो आप। ओके, सो डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं है ये बिजनेस के। आपको एक बड़ी अमाउंट रीपे करनी है। जैसे आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग है, बट आपको लैपटॉप खरीदना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। सेम कंपनी को भी रीपेमेंट करने के लिए पैसे लगेंगे, करेक्ट। तो वो पैसे कहाँ से आ सकता है? एक तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करो, नए शेयर्स इशू करो तो पैसे आ जाएंगे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ डिविजिबल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सो कैपिटलाइज करना मतलब क्या करना? डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ही जनरल रिजर्व। डिविजिबल मतलब जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट हम डिवाइड कर सकते हैं वो वाला प्रॉफिट, लाइक जनरल रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व आपने सुना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने सुना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको पता है। ये जो रिजर्व्स है उससे डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सो उसको आप डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बोल सकते। सो कैपिटलाइजेशन करना है डिविजिबल प्रॉफिट का, वो कैसे करना है हम देखने वाले हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, इन तीनों सोर्सेस से आपको पैसे मिलेंगे। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR बोलते हैं इसको। जब भी हम रीपेमेंट करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, तब हमें CRR क्रिएट करना है। CRR का फुल फॉर्म बताओ? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लर्न द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स एंड फुल्ली कॉल्ड अप बट पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स। तीनों में फर्क है। फुल्ली पेड अप आपको समझा, पार्टली कॉल्ड अप मतलब 100 रुपीज का एक शेयर है बट कॉल ही 80 रुपीज किए है, करेक्ट, 20 अनकॉल्ड है। देन फुल्ली कॉल्ड अप मतलब कॉल 100 पूरा किया है बट पेमेंट सिर्फ 80 रुपीज का ही आया है, मतलब बाकी क्या है? कॉल्स इन एरियर्स है। कॉल्स इन एरियर्स थर्ड केस में आएंगे ना, कॉल हमने पूरा किया है बट पेमेंट पार्ट पेमेंट ही रिसीव हुआ है। यहाँ पर फिर से दिया है, देखो, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ
undistributed profits and by combination of A and B. So section 52 of the Companies Act 2013 provides that the securities premium account may be applied by the company ABCDE. So section 50 जो है 52, section 52 of which act? Companies Act 2013 क्या बता रहा है आपको, क्या गाइडेंस दे रहा है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट है उसका यूटिलाइजेशन आप सिर्फ ABCDE के लिए कर सकते हो. उसमें से A है टूवर्ड्स इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी to be issued to the members of the company as fully paid bonus securities. So bonus shares देने के लिए आप securities premium use कर सकते हो, ये हमने देखा था. Then to write off preliminary expenses of the company. So preliminary expenses मतलब कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो expenses लगते हैं, कंपनी रजिस्टर करना, CS अपॉइंट करना, लॉयर अपॉइंट करना, प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, तो वो टाइप के एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए मतलब आप क्या एंट्री कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. ओके, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. सेकेंड एंट्री होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. देन थर्ड देखो क्या है, टू राइट ऑफ the expenses of or commission paid or discount allowed on any of the securities or debentures of the company. D, to provide for premium, ये important है हमारे लिए, to provide for premium on redemption of redeemable preference shares or debentures. next unit क्या है, redemption of debentures of the company. so देखो जैसे आप शेयर्स एट प्रीमियम इशू कर सकते हो, वैसे ही डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हो एट प्रीमियम. करेक्ट, एट प्रीमियम इशू हो सकता है क्या बताओ, यस, दोनों का, शेयर्स का भी एंड डिबेंचर्स का भी. सो अगर हम फेस वैल्यू 100 है शेयर की एंड 120 रुपीज ले रहे हैं फ्रॉम शेयर होल्डर्स, तो उसको आप क्या बोलते हो, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम. 100 शेयर का फेस वैल्यू है बट आपने लेते वक्त कितना लिया, 120. ठीक है, अभी रिडम्पशन भी आप एट प्रीमियम कर सकते हो, मतलब फेस वैल्यू शेयर की 100 है बट आप रीपे करते वक्त कितना पे करोगे, 120, मतलब जो भी प्रीमियम है वो अमाउंट. सो ओवर एंड अबाउ फेस वैल्यू अगर आप पेमेंट कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो, तो वो हो गया रिडम्पशन एट प्रीमियम. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंसेस. एंड लास्ट वन, for the purchase of its own shares or other security. So शेयर होल्डर्स से हम खुद के शेयर्स परचेस कर रहे हैं, हम कंपनी है, हम शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे एंड उनसे खुद के शेयर्स, ओन शेयर्स क्या करेंगे, परचेस करेंगे. तो हमारे लिए ABCDE में से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बताओ, अभी के टॉपिक के लिए. करेक्ट, डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए. एंड नोट में देखो क्या दिया है, सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 कांट अप्लाई द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ बी एंड डी. ओके, तो वो सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज कौन से है बाद में समझेगा. सो इंट्रोडक्शन देखो क्या है, रिडम्पशन क्या है, रिडम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग एन ऑब्लिगेशन एट प्री अरेंज्ड अमाउंट. मतलब वो अमाउंट पहले ही जब आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हो तभी आपको बताना है शेयर होल्डर्स को कि इसका रिडम्पशन कब होगा and at which amount. So pre-arranged, pre-decided amount and timing. It is a contract specifying the obligation
to redeem preferences within or at the end of a given time period at an agreed price. These shares are issued on the terms that shareholders will at a future date be repaid the amount which they invested in the company apart from the frequent payments of a specified amount of dividend as a return on investment during the tenure of preferences. So apart from, so dividend तो आपको मिलते ही रहने वाला है frequently. So apart from that आपका जो invested amount है वो भी आपको रीपे होने वाला है. The redemption date is the maturity date which specifies when repayment is scheduled to take place and is usually printed on preference share certificate. So physically मिलते हैं क्या share certificate? अभी नहीं, क्योंकि हमें क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता है? डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है. सो डीमटेरियलाइज्ड का वो शॉर्ट फॉर्म है डीमैट. डीमटेरियलाइज्ड मतलब ही सॉफ्ट कॉपी में सब होने वाला है. सो सर्टिफिकेट आपको फिजिकली मिलेगा क्या? अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो गए तो आपको फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन a company can also adjust its financial structure. So process of redemption, through a process of redemption company क्या कर सकती है? देखो, they can adjust their financial structure. For example, by eliminating preferences and replacing those with other securities if future growth of the company makes such change advantageous. सो उसके लिए आपको कंसल्टेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के कंपनी एक मीटिंग लेती है एंड देन डिसाइड करती है वेदर देयर इज अ नीड टू चेंज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंसेस? 4 पर्पस है. अ कंपनी में इशू रिडीमेबल प्रेफरेंसेस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग. इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन अ डल प्राइमरी मार्केट. डल प्राइमरी मार्केट मतलब, प्राइमरी मार्केट मतलब इक्विटी शेयर्स के मार्केट में, इक्विटी शेयर का मार्केट, प्राइमरी मार्केट मतलब उसमें अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं तो दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग अ फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होती है. तो पब्लिक आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंसेस बिकॉज यू विल गेट फिक्स्ड डिविडेंड. शेयर, इक्विटी शेयर्स के केस में फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है, फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड थिंग, यहाँ पर रिडम्पशन कंफर्म नहीं होता है इक्विटी शेयर्स के केस में. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट ओनर्स. सो उनका रीपेमेंट कब होता है? कब होता है पता है ना आपको? जब बिजनेस खत्म हो जाता है तब अगर कुछ पैसे बच गए तो ही उनको रीपेमेंट मिलता है. बट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस के केस में वो जो फिक्स पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल 10 इयर्स के लिए प्रेफरेंसेस इशू किए हैं तो 10 इयर्स के बाद क्या होगा? रिडम्पशन होने वाला है. सो यहाँ पर रिडम्पशन का पीरियड कंफर्म है, डिविडेंड का भी अमाउंट कंफर्म है. अ कंपनी में फेस डिफिकल्टी इन रेजिंग शेयर कैपिटल एज इट शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. पोटेंशियल इन्वेस्टर हु मे हेजिटेट in putting money into shares that cannot easily be sold may be encouraged to invest if the shares are redeemable by the company. So देखो, इक्विटी शेयर्स के केस में आपको कंपनी से पैसे कब मिलने वाले हैं? एट द एंड ऑफ द बिजनेस. सो मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है बट मुझे अभी अमाउंट चाहिए, पैसे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ता है? इक्विटी शेयर्स दूसरे लोगों को सेल करना पड़ता है, तभी क्या होता है? तभी मुझे कैश मिलती है, पैसे मिलते हैं. बट प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपको पता है कि 10 इयर्स के बाद मुझे कैश मिलने वाली है. द प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस फंड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस फॉर प्रॉफिटेबल यूज. वो बोल रहे हैं कि आपके पास सरप्लस कैपिटल हो चुका है, मतलब जितना बिजनेस को रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा कैपिटल है, तो आप क्या करो? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दो. नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ देयर इज अ लॉस और नो प्रॉफिट, वेयर एज इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन डिबेंचर्स और लोन्स इवन इन केस ऑफ लॉस. इफ देयर इज अ लॉस और नो प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट मतलब, नो प्रॉफिट को अंडरलाइन करके लिखो. नो प्रॉफिट मतलब
insufficient profit is not sufficient. In other words, preference dividend declared or paid continues to be regarded as an apportion of profits. Similar treatment is given for equity shares as against interest on debentures, which is a charge against profit. So charge against profit मतलब प्रॉफिट आपको हुआ क्या नहीं हुआ क्या तो भी उसका पेमेंट करना पड़ता है. जैसे सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, वैसे ही इंटरेस्ट है ऑन डिबेंचर्स और लोन्स. बट अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, मैंने बताया था आपको. अपॉर्शनमेंट या एप्रोप्रिएशन, इनका मीनिंग याद होगा आपको. इनका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन. सो मीनिंग में ही है, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हुआ तो ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So in other words, preference dividend declared or paid continues to be regarded as an appropriation of profit. Similar treatment is given for equity shares as against interest on debentures, which is a charge against profit. So in India, the issue and redemption of preferences is governed by Section 55 of the Companies Act 2013. So 55 में दिया है प्रोसीजर रिगार्डिंग रिडम्पशन. क्या बोल रहा है देखो 55, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स मे इशू प्रेफरेंसेस व्हिच एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी आर लायबल टू बी रिडीम विद इन अ पीरियड नॉर्मली नॉट एक्सीडिंग 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू. इट शुड बी नोटेड दैट ABCD. ओके, सो ABCD ये क्या है, ये गाइडेंस है सेक्शन 55 का. सो रिडम्पशन का उन्होंने मैक्सिमम लिमिट दिया है 20 years. सो मैक्सिमम आप 20 years के लिए प्रेफरेंसेस इशू कर सकते हो. नो शेयर्स कैन बी रिडीम एक्सेप्ट आउट ऑफ डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, दैट इज आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड or out of the proceeds of fresh issue of shares made for the purpose of redemption. So redemption के लिए जो भी आपके divisible profits है आपके पास, जिससे आप डिविडेंड पे कर सकते हो, ऐसा वाला प्रॉफिट, वो अमाउंट आप यूज कर सकते हो फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. नहीं तो आप यूज कर सकते हो प्रोसीड्स मतलब कैश रिसीव फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. No such shares can be redeemed unless they are fully paid. So fully paid shares का ही रिडम्पशन हो सकता है. इसका ही दूसरा मीनिंग है कि पार्टली पेड शेयर्स का रिडम्पशन नहीं हो सकता है. 2 पॉइंट्स हो गए. सी देखो, इन केस ऑफ such class of companies as may be prescribed and whose financial statements comply with the accounting standards prescribed for such class of companies under section 133, the premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of the profits of the company before the shares are redeemed. Provided also that premium, if any, payable on redemption of any preferences issued on or before the commencement of this act, मतलब Companies Act, by any such company shall be provided for out of the profits of the company
or out of the company's securities premium account before such shares are redeemed. ये एक्ट शुरू होने से पहले, बिफोर कमेंसमेंट, अगर कोई प्रीमियम पेएबल है ऑन रिडम्पशन तो वो आप पे कर सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बिफोर सच शेयर्स आर रिडीम्ड. बट ये जो पहला रूल है ये प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शन होता है. एक्सेप्शन किसको है, कौन से रूल को है? तो मेन रूल ये है कि जो कंपनीज प्रिस्क्राइब कंपनीज है जिसको सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, उनके केस में आपको अगर प्रीमियम पे करना है ऑन रिडम्पशन तो वो प्रीमियम आप सिर्फ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी से ही पे कर सकते हो, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं यूज कर सकते हो. इस बॉक्स में भी एक नोट था, उस नोट में भी वही दिया था, सर्टन क्लास ऑफ कंपनीज कांट अप्लाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ बी एंड डी, and D is to provide premium on redemption of redeemable preference shares और debentures. So देखो वो क्लास ऑफ कंपनी जो है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब ही वो सीए फाउंडेशन में नहीं है. ओके, सो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यू कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉर पेइंग प्रीमियम on redemption of preference shares. उन्होंने एक ही नोट दिया है, देखो, रेफर टू द नोट गिवन इन पैरा 5.4.1 फॉर द बेसिस applied in the illustrations in this chapter. So 5.4.1. So ये नोट देखो, all the questions in this chapter have been solved on the basis that the companies referred in the question are governed by section 133 of the company. So यहाँ पर all the questions in this chapter have been solved on the basis that the companies referred in the questions are governed by section 133 of the Companies Act and comply with the accounting standards prescribed for them. Accordingly, the balance in securities premium account has not been utilized for the purpose of premium payable on redemption of preference shares. So आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त you can't use securities premium for the purpose of paying premium payable on redemption of preference shares. ठीक है? It means यहाँ पर आपको एजम्पशन करना है कि जो भी क्वेश्चंस में कंपनीज दिए हैं वो कंपनीज सेक्शन 133 एप्लीकेबल है उनको एंड वो कंप्लाई करते हैं विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो ऐसे वाले कंपनीज के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम हम यूज नहीं कर सकते फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. एंड लास्ट डी पॉइंट क्या था देखो, वेयर एनी सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. सो आपने देखा है रिडम्पशन के दो सोर्सेस है, बेसिकली दो है, एंड तीसरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2. पहला सोर्स है फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स. सो ये जो सेकेंड सोर्स है ना उसके बारे में चर्चा चल रही है. वेयर एनी सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, मतलब फ्रेश इशू नहीं कर रही है कंपनी, रिडम्पशन इज गोइंग टू हैपन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, देयर शैल बी out of the divisible profits, that is the profits which would otherwise have been available for dividend, be transferred to a reserve account to be called capital redemption reserve account. So अगर आप redemption divisible profit से कर रहे हो तो आपको एक certain amount
कहाँ पर ट्रांसफर करनी है, CRR को। ओके, कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, कहाँ पे तो समझा आपको, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे CRR को, बट कहाँ से करोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट से करोगे। डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब ही जनरल रिजर्व या P&L का अकाउंट। कितना ट्रांसफर करना है देखो, अ सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड। सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट मतलब ही फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी shall, except as provided in the section, apply as if the capital redemption reserve account were the paid up share capital of the company. The utilization of CRR account is further restricted to issuance of fully paid bonus shares only. So इसको highlight करके रखो, ये हमने issue of bonus shares के केस में देखा था। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का एक ही यूज है, टू इशू बोनस शेयर्स, अदरवाइज वो यूजलेस अकाउंट है। एंड ये कब क्रिएट होता है CRR अकाउंट, व्हेन देयर इज अ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अगर आपने फ्रेश इशू किए हैं शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस केस में CRR क्रिएट नहीं करना है। CRR कब क्रिएट करना है, इफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। यहां तक क्लियर है क्या बताओ? फ्रॉम द लीगल प्रोविजन आउटलाइंड अबाउ, इट इज apparent that on the redemption of redeemable preference shares out of accumulated divisible profits, it will be necessary to transfer to the CRR account an amount equal to the amount repaid on the redemption of preference shares on account of face value less proceeds of a fresh issue of shares made for the purpose of redemption. So when there is a combination, किसका कॉम्बिनेशन है कि जो रिडम्पशन है वो पार्टली फ्रेश इशू से हुआ है एंड पार्टली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो भी आपको रिडम्पशन की अमाउंट है, सपोज 1 करोड़ है रिडम्पशन की अमाउंट, एंड उसमें से फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है 70 लाख। 70 लाख आपको कहां से मिलने वाले हैं, फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स आउट ऑफ 1 करोड़। तो बाकी 30 लाख जो है वो कहां से आ गए, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो 30 लाख का ही आपको CRR क्रिएट करना है। द ऑब्जेक्ट इज दैट विद द रीपेमेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स द सिक्योरिटी फॉर क्रेडिटर्स और बैंकर्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी रिड्यूस। सो देखो, अगर आपने लोन लेके रखा है फ्रॉम बैंक या आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो वो कौन है, लेंडर्स है, दे आर नॉट द ओनर्स। सो अगर पहले पेमेंट ओनर्स को हो रहा है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हो रहा है, तो क्या होगा, लेंडर्स जो है मतलब बैंक जिन्होंने लोन दिया है आपको, या जो डिबेंचर होल्डर्स है, उनको क्या लगेगा, अरे इनका रीपेमेंट पहले हो रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स को पहले अमाउंट मिल रही है, फिर हमें मिलेगी कि नहीं, फिर कंपनी के पास पैसे रहेंगे क्या डिबेंचर होल्डर्स को देने के लिए, या बैंक को लगेगा हमसे तो लोन लिया है तो हमारा रीपेमेंट होगा या नहीं। तो उनके सिक्योरिटी के लिए ये CRR बना के रखना है। ओके, ये आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स है। उनको क्या लगने लगेगा, अरे ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कंपनी के पास, उस प्रॉफिट से ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट कर रहे हैं। फिर इनका अगर डिविजिबल प्रॉफिट खत्म हो गया तो हमारा लोन कहाँ से रीपे होगा। तो उनके सिक्योरिटी के लिए डिविजिबल प्रॉफिट से आप फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिमूव करो डिविजिबल प्रॉफिट से एंड CRR में डाल दो उनके सिक्योरिटी के लिए। सो एक बार वो CRR में गया तो उसका यूटिलाइजेशन, उस अमाउंट का यूटिलाइजेशन आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक ही यूटिलाइजेशन है CRR का, दैट इज टू इशू बोनस शेयर्स। CRR में अमाउंट अवेलेबल है तो ही बोनस शेयर्स इशू करो, नहीं है अमाउंट अवेलेबल तो मत करो बोनस शेयर्स इशू। It's not compulsory na to issue bonus shares. At times, a part of preference share capital
may be redeemed out of accumulated divisible profits and balance out of fresh issue. यहां तक क्लियर हुआ है क्या, बताओ? सो आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करनी है। हाँ, सो आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज होने वाले हैं। एंड जर्नल एंट्रीज कौन कर पाएगा? जिसको लॉजिक पता है। सो एक 10 मिनट्स ब्रेक लो, मैं ग्रुप पे डालती हूँ रीजॉइन। ग्रुप पे डालने के बाद रीजॉइन करो। ओके, हम 12:45 तक लेने वाले हैं क्लास। सो प्रोविजंस तो हो गए। प्रोविजंस में क्या दिया था सिर्फ कि प्रेफरेंसेस कैसे चाहिए, फुल्ली पेड अप चाहिए। उसके बाद सोर्सेस दिए थे ना उन्होंने कि आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। उसके बाद ये दिया था कि सेक्शन 133 अगर एप्लीकेबल है कंपनीज को, तो सच क्लास ऑफ कंपनीज कैन नॉट यूज securities premium account for paying premium on redemption of preferences. Okay, and last Roman 2 था ये, in case of other companies not falling under Roman 1 above, the premium if any payable on redemption shall be provided for out of the profits of the company or out of the कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बिफोर सच शेयर्स आर रिडीम्ड। तो उन्होंने नोट में क्या दिया था? फॉर दिस चैप्टर वी विल एज्यूम दैट ऑल द कंपनीज आर कंप्लाइंग विद सेक्शन 133 एंड दे आर फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो मतलब ही हमें क्या करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं करना है फॉर पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। So premium on redemption of preferences पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट हम यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऐसे था, इफ यू आर यूजिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, देन यू नीड टू क्रिएट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कब क्रिएट करना है? अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट्स यूज कर रहे हो तो ही। अगर आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हो फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस तो CRR क्रिएट नहीं करना है। CRR कितने अमाउंट का क्रिएट करना है? अमाउंट ऑफ द नॉमिनल अमाउंट, मतलब ही फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंसेस जो आप रिडीम कर रहे हो वो वाले। ये लॉ हो गया, लीगल प्रोविजंस हो गए सेक्शन 55 के। नाउ मेथड्स देखो। मेथड्स में पहला था मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस मींस रीपेमेंट बाय द कंपनी ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ शेयर्स इशूड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 13। Preferences issued by a company must be redeemed within a maximum period, normally 20 years, allowed under the Act. Thus, a company cannot issue irredeemable preferences. A company cannot issue irredeemable preferences. Irredeemable मतलब
उसका रीपेमेंट लाइफ में कभी नहीं होगा, ऐसे वाले उसका रीपेमेंट लाइफ में कभी नहीं होगा, ऐसे वाले शेयर्स को बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो कंपनी को अलाउड भी नहीं है ऐसे शेयर्स इशू करना, एंड ये लॉजिकल भी नहीं है। कौन से शेयर होल्डर्स पैसे देंगे कंपनी को कि जिसका रीपेमेंट ही कभी लाइफ में नहीं होने वाला है? मतलब वो क्या डोनेशन दे रहे हैं, क्या समाज सेवा चल रही है क्या, कि पब्लिक से पैसे आएंगे एंड रीपेमेंट कभी करना ही नहीं है, इररिडीमेबल। सो इस टाइप का शेयर्स इशू ही नहीं हो सकता, एंड कंपनीज एक्ट भी अलाउ नहीं करता है। सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इट एंश्योर्स दैट देयर इज नो रिडक्शन इन द shareholders funds due to the redemption, and thus the interest of outsiders is not affected. Outsiders मतलब lenders like a bank जिन्होंने लोन दिया है, या डिबेंचर होल्डर्स। For this it requires that either fresh issue of shares is made, जिससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड्स कम नहीं होंगे ना, फ्रेश इशू से पैसे आ रहे हैं एंड वही पैसे रिडम्पशन के लिए जा रहे हैं। तो एक बार आया और गया, तो उस केस में शेयर होल्डर्स फंड सेम रहेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब टू कीप, रख देना, एंड ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट। ठीक है। सो द रैशनल बिहाइंड दीज प्रोविजंस is to protect the interest of outsiders to whom the amount is payable before redemption of preference share capital. The interest of outsiders is protected if the nominal value of capital redeemed is substituted, thus ensuring the same amount of shareholders funds. So CRR क्यों क्रिएट करना है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि उससे क्या होता है, जो आउटसाइडर्स है, डिबेंचर होल्डर्स एंड जिन्होंने लोन दिया है लाइक अ बैंक, तो आइडियली पहले उनको पेमेंट होना चाहिए ना, वो आउटसाइडर्स है, एंड देन शेयर होल्डर्स को पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं। तो हमें सीक्वेंस पता है रीपेमेंट का। तो अगर आप डिबेंचर्स या लोन को रीपेमेंट बाद में करने वाले हो एंड प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट पहले करने वाले हो, क्यों पहले कर रहे हो? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने 10 इयर्स के लिए इशू किए हैं, तो 10 इयर्स का लिमिट खत्म हो गया, 10 इयर्स का पीरियड कंप्लीट हो गया, तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो बैंक वाले या डिबेंचर होल्डर्स क्या सोचेंगे कि अरे पहले ओनर्स का पेमेंट हो रहा है, फिर हमें पेमेंट कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए उन्होंने बताया है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रीपेमेंट डिविजिबल प्रॉफिट से, मतलब खुद के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कर रहे हो, तो कंपनीज एक्ट गाइड करती है कि आप एक सीआरआर क्रिएट करके रखो, मतलब एक रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एंड उस रिजर्व से आप उस रिजर्व का यूटिलाइजेशन कुछ भी चीजों के लिए नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टेड है उसका यूटिलाइजेशन। उसका यूटिलाइजेशन एक ही है, टू इशू बोनस शेयर्स, जो हमने इशू ऑफ बोनस शेयर्स टॉपिक में देखा था। अदरवाइज वो सीआरआर जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो यूजलेस है, उसका एक ही यूज है, टू इशू बोनस शेयर्स। सो ऐसे रिजर्व अगर क्रिएट करके रखा है, तो जो डिवेंचर होल्डर्स है या जो बैंक है जिससे लोन लिया है, उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी कि इवन इफ शेयर होल्डर्स आर पेड बिफोर अस, देयर इज अ सीआरआर, मतलब कंपनी के पास फंड्स है जिससे हमें रीपेमेंट मिल सकता है। In case of redemption of preference shares out of a proceeds of a fresh issue of shares, replacement of capital and tangible assets is obvious. So fresh issue of shares की वजह से क्या होगा, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे पिक्चर में, एंड पिक्चर से कौन जाएगा, प्रेफरेंस शेयर जाएगा, रिप्लेसमेंट होगा ना कैपिटल का। एंड tangible assets is obvious, tangible asset मतलब कैश का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। If redemption is done out of distributable profits, replacement of capital is ensured. इस केस में इंश्योर करना पड़ता है। फ्रेश इशू के केस में रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल ऑब्वियस है, ऑटोमेटिक होता है,
बट इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स तो वहां पर ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट नहीं होता है, आपको इंश्योर करना पड़ता है कि रिप्लेसमेंट हो गया है ना. रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल इज इंश्योर्ड इन एन इनडायरेक्ट मैनर बाय रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट बाय ट्रांसफर टू CRR. In this case, the amount which would have otherwise gone to shareholders in the form of dividend is retained in the business and is used for settling the claim of preference shareholders. अगर ये CRR आप क्रिएट नहीं करते तो क्या होता? अगर ये CRR आप क्रिएट नहीं करते तो ये प्रॉफिट यूटिलाइज हो जाता फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. बट ये आप रिटेन कर रहे हो बिजनेस में एंड यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर क्रिएटिंग CRR. उससे क्या हो रहा है? CRR क्रिएट करके जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम होगा ऑन रीपेमेंट, वो क्लेम, वो अमाउंट ऑफ यू पा सकते हो, गेन कर सकते हो. अमाउंट कहाँ से पा सकते हो, कहाँ से गेन कर सकते हो? फ्रॉम CRR. Thus there is no additional drain. आपको ड्रेनेज पता है, ड्रेन करना मतलब क्या? There is no additional drain from the net assets of the company. So net assets drain नहीं हो रहे हैं. The transfer of divisible profits to CRR makes them non-divisible profit. So डिविजिबल प्रॉफिट को जब हम CRR को ट्रांसफर कर देते हैं तब वो डिविजिबल प्रॉफिट नॉन डिविजिबल प्रॉफिट बन जाता है. मतलब ही वो प्रॉफिट हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते. एज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. मैंने आपको बताया था CRR का यूज एक ही है, क्या? इशू ऑफ बोनस शेयर्स. Profits retained in the business ultimately get converted into share capital. So indirectly replacement देखो कैसे हुआ. Divisible profits को हमने non divisible बनाया, कैसे? By transferring to CRR. And CRR का utilization एक ही है, to issue bonus shares. So bonus shares जब issue होंगे from CRR, it is indirectly converted into share capital. Security cover available to outside stakeholders depends upon called up capital as well as uncalled capital to be demanded by the company as per its requirements. To ensure that the interest of outsiders are not reduced, Section 55 provides for redemption of only fully paid up shares. From the above paras, it can be concluded that the gap created in the company's capital by the redemption of redeemable preferences must be filled in by the proceeds of fresh issue of shares or the capitalization of undistributed profits by creating CRR or a combination of A and B above. So first is redemption of preference shares by fresh issue of shares. पहली मेथड देखो, one of the methods for redemption of preference shares is to use the proceeds of a fresh issue of shares. A company can issue new shares, equity shares or preference shares. So जो new shares issue करने हैं वो preference shares भी हो सकते हैं या equity shares भी हो सकते हैं. And the proceeds from such new shares can be used for the redemption of preferences. The proceeds from issue of debentures cannot be utilized for the purpose. Issue of debentures नहीं कर सकते. Issue of debentures मतलब loan create हुआ. A problem arises when a fresh issue is made for the purpose of redemption of preferences at a premium. The point to ponder is that whether the proceeds of a fresh issue of shares will include the amount of securities premium for the purpose of redemption of preferences. देखो आपने जो फ्रेश इशू किया है, फ्रेश इशू करके आप क्या करने वाले हो? उस अमाउंट का, उस अमाउंट से आप रिडम्पशन करने वाले हो ना प्रेफरेंसेस का. तो फ्रेश इशू फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 10 रुपए का है एंड यू इशूड इट एट प्रीमियम, दैट इज 12 रुपीज को इशू किया. तो ऊपर के जो 2 रुपए है वो कहाँ पर जाते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. तो वो जो 2 रुपया है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अगर गया
तो वो 2 रुपए जो है उसका यूटिलाइजेशन आप सिर्फ ABCDE के लिए कर सकते हो। जब भी आप एट प्रीमियम शेयर्स इशू करते हो तो वो प्रीमियम अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाती है, एंड एक बार वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में गई तो उसको कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है? सेक्शन 52। सेक्शन 52 में दिया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, section 52 of the Companies Act 13 provides that the securities premium account may be applied by the company for ABCDE towards the issue of unissued shares of the company to be issued to the members of the company as fully paid bonus securities, to write off preliminary expense, to write off expenses or commission paid or discount allowed on any of the securities or debentures, to provide for premium, ये important है, to provide for premium on redemption of redeemable preferences or debentures of the company, or for the purchase of its own shares or other securities. So note, it may be noted that certain class of companies whose financial statements comply with the accounting standards as prescribed under section 133 of the Companies Act 13 can't apply the securities premium account for the purposes B and D mentioned above. B is to write off preliminary expense and D is to provide for premium on redemption of preferences or debentures of the company. And हमें क्या assumption करना है? All the questions in this chapter have been solved on the basis that the companies referred in the questions are governed by section 133 of the Companies Act 13 and comply with As prescribed for them. Accordingly, the balance in securities premium account has not been utilized for the purpose of premium payable on redemption of preferences. Any other way except the above prescribed ways in which securities premium account is utilized will be in contravention of law. So ये जो ABCDE देके ये ABCDE छोड़ के कोई अदर रीजन के लिए अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज किया तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ. Thus the proceeds of a fresh issue of shares will not include the amount of securities premium for redemption of preference shares. इसको हाईलाइट करो. So proceeds of fresh shares will not include amount of securities premium for the purpose of redemption of preferences. So issue of fresh issue से हमें 12 रुपीज मिल रहा है एक्चुअली, बट उसमें से 2 रुपए हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस. सो 12 रुपीज भले ही आ गए आपको फ्रॉम द फ्रेश इशू, बट फॉर रिडम्पशन पर्पज यू कैन यूटिलाइज ओनली 10 रुपीज. रीजन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम कल देखने वाले हैं, अभी जर्नल एंट्रीज देखते हैं. रीजन्स फॉर इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, एडवांटेजेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस बाय इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स से क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेजेस भी है बिकॉज ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, वो कल देखेंगे. एंट्रीज पढ़ो, समझ में आ रहा है क्या? देखो 6 एंट्रीज पढ़ो, जरा दिमाग लगाओ. आपको रियल पर्सनल नॉमिनल के रूल्स आते हैं ना, वही लगाने हैं.